दिन बाद पटना में एंटी मोदी मोर्चे का जमावड़ा होना है। राहुल, केजरीवाल, अखिलेश, ममता, नीतीश सब जुटेंगे। बात मोदी के खिलाफ एकजुटता की होगी, लेकिन इससे पहले ही विपक्ष की अपनी ढपली, अपना राग जारी है। मन में पीएम की कुर्सी का सपना है, इसलिए एजेंडा अपना अपना है। केजरीवाल चाहते हैं कि इस मीटिंग में सब काम धाम छोड़कर सबसे पहले सिर्फ दिल्ली के अध्यादेश पर चर्चा हो। इसे लेकर उन्होंने एक चिट्ठी भी लिख डाली है। लेकिन नीतीश और राहुल समेत बाकी नेताओं के मन में कुछ और ही चल रहा है। केजरीवाल ने कांग्रेस को घेरने का अलग प्लान बना लिया है, तो अखिलेश कांग्रेस की लीडरशिप को कोई भाव ही नहीं दे रहे। ये सब तब हो रहा है जब पटना में मीटिंग स्टार्ट होने में 48 घंटे भी नहीं बचे हैं। क्या 24 में विपक्ष के बॉस राहुल गांधी नहीं होंगे? नए सियासी संकेत क्या कहते हैं? ये सब कुछ समझने के लिए आप हमारी स्पेशल रिपोर्ट देखिए। अपना अपना झंडा, अलग अलग एजेंडा। अपनी अपनी डफली, अपना अपना राग। तेईस जून को 20 पार्टियों के 25 नेता पटना में जमा होंगे तो सबकी सोच अलग होगी। 24 से पहले 23 का यह आखिरी चांस है। सारे नेता कुछ न कुछ हासिल कर लेने की कोशिश में हैं। केजरीवाल पटना पहुंचेंगे तो दिल्ली के अध्यादेश पर बात करेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल बीजेपी से पहले कांग्रेस को घेरेंगे। कांग्रेस से मैं उम्मीद करता हूं सारी पार्टियां पूछेंगी उस मीटिंग में, भाई आप अपना स्टैंड बताइए। अखिलेश यादव पटना जाएंगे तो राहुल गांधी या नीतीश कुमार को अपना लीडर एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अखिलेश यादव मोदी विरोधियों को अपने पीछे लामबंद करने की कोशिश करेंगे। अखिलेश की लाइन क्लियर हो गई है। बीजेपी को हराने के लिए बड़े दिल वाले दल सपा का साथ दें। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी शर्तों के साथ पटना पहुंच रही हैं। ममता की एक ही कंडीशन है, सीपीएम जिसके साथ होगी उससे दीदी की दुश्मनी होगी। पार्लामेंटे आमादेर साहाज्य चाओ, आमरा करबो ताओ बीजेपीर बिरुद्धे, किन्तु मने रेखो बांगलाय सीपीएम एर साथे घर करे आमादेर काछे बांगलाय साहाज्य चाइते आसबे ना। उद्धव ठाकरे पटना आएंगे तो मोदी के नाम का हवा दिखाएंगे। जो बात केजरीवाल कहते हैं वही बात घुमा फिराकर उद्धव ठाकरे दूसरे तरीके से कहते हैं। नाव त्यांनी चोरलं, पक्ष चोरला, कागदावरती असं काय ना वाटतंय। माझे वडील चोराला निघाले होते। पटना में संयुक्त विपक्ष का कोई सर्वमान्य नेता नहीं चुना जाएगा। टूटा बिखरा विपक्ष संयुक्त हो जाए वही बहुत है। दक्षिण के सबसे बड़े सूबे तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन का पटना पहुंचना अभी सस्पेंस में है। नीतीश कुमार स्टालिन से मिलने चेन्नई जाने वाले थे, लेकिन लास्ट मोमेंट पर टिकट कैंसिल करा दिया गया। मायावती को नीतीश कुमार ने पटना आने का न्योता ही नहीं दिया, इसलिए मायावती ने लखनऊ में अपनी अलग मीटिंग बुलाई है। मायावती की मीटिंग में क्या होगा ये आगे बताते हैं। पहले आपको दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बात सुनाते हैं। मैं समझता हूं कि सबसे पहला उस मीटिंग का सबसे पहला एजेंडा होगा अध्यादेश, कि दिल्ली के अंदर जनतंत्र को ख़त्म करने के लिए, और मैं वहाँ सारी पार्टियों को समझाऊंगा, टेक्निकली भी कॉन्स्टिट्यूशन लेके जाऊंगा, मैं संविधान लेके जाऊंगा, कि आप ये ना समझें कि ये दिल्ली आधा राज्य है इसलिए दिल्ली के बारे में ये अध्यादेश आया है। ये अध्यादेश तमिलनाडु में भी आ सकता है, ये अध्यादेश महाराष्ट्र में भी आ सकता है, वेस्ट बंगाल में भी आ सकता है, पंजाब में भी आ सकता है। इलेक्ट्रिसिटी हो गया, एजुकेशन हो गया, कई सारे सब्जेक्ट्स हैं कंकरेंट लिस्ट के अंदर जिनको इस किस्म का अध्यादेश लाके फुल स्टेट्स के अंदर खत्म किया जा सकता है। केंद्र सरकार के एक अध्यादेश से दिल्ली की सर्विसेज पर केजरीवाल का कंट्रोल नहीं रहा।
दिल्ली पुलिस पहले से केंद्र के नियंत्रण में है। केजरीवाल को लगता है कि वो तो बस नाम के मुख्यमंत्री रह गए। उनसे 10 गुना ताकत तो पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की है। केजरीवाल सभी राज्यों को मोदी का डर दिखा रहे हैं। मुझे नहीं बचाओगे तो मोदी आ जाएगा और राज्यों के सारे अधिकार अपने पास ले लेगा। अध्यादेश के मुद्दे पर राहुल और खरगे के साथ मीटिंग का केजरीवाल का एप्लीकेशन 24 अकबर रोड में अब तक का अनअटेंडेड है। न तो कांग्रेस के किसी नेता ने केजरीवाल से मुलाकात की, न अध्यादेश पर उन्हें समर्थन का कोई भरोसा दिया। इसलिए केजरीवाल चाहते हैं पटना में सबसे पहले अध्यादेश पर बात हो और सारी पार्टियां मिलकर कांग्रेस से सवाल पूछें। इस कांग्रेस से मैं उम्मीद करता हूँ सारी पार्टियां पूछेंगी उस मीटिंग में, भाई आप अपना स्टैंड बताइए। केजरीवाल ने वो बात कह दी जो विपक्ष के तमाम नेताओं के जहन में है। पटना जाएंगे तो उन्हें क्या मिलेगा? राहुल से हाथ मिलाएंगे तो उनका क्या फायदा? उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव को कांग्रेस के साथ जाने में कोई फायदा नहीं दिखता। वजह बहुत सिंपल है, यूपी में कांग्रेस का जनाधार नहीं बचा। 2019 के चुनाव में यूपी की 80 सीटों में कांग्रेस 67 पर लड़ी और 63 सीटों पर उसकी जमानत जब्त हो गई। 19 के लोकसभा चुनाव में यूपी में कांग्रेस को 6% वोट मिले, जो 2022 के विधानसभा चुनाव तक आते आते 2% रह गए। कुल मिलाकर एक सांसद और एक विधायक। यूपी में यही कांग्रेस की ताकत है। राहुल गांधी की इतनी सी पार्टी और इतने नखरे, इसलिए अखिलेश अपनी लीडरशिप चाहते हैं। मायावती अलग तैयारियों में लगी हैं। बुधवार को लखनऊ में बसपा की मीटिंग होगी, जिसमें लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर मंथन होगा। मायावती इस मीटिंग में देश और प्रदेश के बदलते सियासी हालात पर चर्चा करना चाहती हैं। 2019 के चुनाव में बसपा को यूपी में 19.4% वोट मिले थे और उसके 10 सांसद चुने गए थे। सपा को 18.1% वोट मिले थे और उसके 5 सांसद चुने गए थे। मायावती को अब भी लगता है कि यूपी में उनकी पार्टी सपा से बड़ी है। अखिलेश यादव ने बड़े दिलवाले की बात की, लेकिन फिलहाल यूपी में ऐसा कोई नजर नहीं आता जो बड़ा दिल दिखाकर अखिलेश को नेता मान ले। हाल यह है कि 1.25 साल पहले तक अखिलेश के साथ चुनाव लड़ने वाले नेता भी साथ छोड़ चुके हैं। क्या ममता जी कांग्रेस के साथ खड़ी होने को तैयार हैं? वो तो खुद बोल चुकी हैं कि जब तक कांग्रेस सीपीएम से अलग नहीं होगी हम कुछ नहीं साथ चलेंगे। क्या अखिलेश यादव मायावती को स्थान देने को तैयार हैं? क्या अखिलेश यादव नीतीश कुमार को, जदयू को उत्तर प्रदेश में स्थान देने को तैयार हैं? क्या महाराष्ट्र में नीतीश बाबू को शरद पवार आ रहे हैं तो क्या शरद पवार और उद्धव ठाकरे नीतीश बाबू को 1-2 सीट भी देने को तैयार हैं? तो क्या मतलब है इसका? और कांग्रेस पार्टी का जहां तक सवाल है, इस पूरे 23 की बैठक की सबसे हिलती दीवार क्या है? जितने भी रीजनल पार्टी हैं वो सब अपने प्रदेश में कांग्रेस से लड़ रही हैं। यूपी 80 सीट, बिहार 40 सीट, बंगाल 42 सीट, महाराष्ट्र 48 सीट, तमिलनाडु पुडुचेरी 40 सीट और दिल्ली पंजाब 20 सीट, कुल मिलाकर 270 सीट। पटना में 7 राज्यों की 270 सीटों पर डिस्कशन प्लान्ड है। अगर सब कुछ सही रहा तो 270 सीटों पर यूनाइटेड अपोजिशन के 270 कैंडिडेट उतारे जाएंगे, जो बीजेपी से 1-on-1 फाइट करेंगे। ममता बनर्जी, शरद पवार और नीतीश कुमार, 3 रीजनल पार्टियों के 3 नेताओं ने ये आइडिया दिया। आइडिया तो आ गया, लेकिन ग्राउंड लेवल पर इस इक्वेशन का कोई अता पता नहीं। पहला एग्जाम्पल उत्तर प्रदेश का है। सपा अलग, बसपा अलग, कांग्रेस अलग, ओवैसी की पार्टी अलग। विपक्ष के महागठबंधन का कहीं अता पता नहीं है। कोई गठबंधन अगर शेप ले रहा है तो वो है एनडीए का गठबंधन, यानी जिनको जुड़ना था वो अलग अलग हैं और विपक्ष को जिनसे लड़ना था वो एक हो गए। ये 9 वर्ष का कार्यकाल एक नए भारत के निर्माण का कार्यकाल है। एक ऐसा भारत जो दुनिया को नेतृत्व देने की सामर्थ्य रखता है।
अपने नागरिकों को समृद्धि के पथ पर अग्रसर करने की सामर्थ्य रखता है, एक नई दृष्टि उन्हें प्रदान करता है। और उस नए भारत के नए उत्तर प्रदेश में जब हम कार्य करते हैं तो हमें इस चीज का एहसास होता है कि वास्तव में बहुत कुछ बदलना चाहिए था, लेकिन पिछली सरकारों के पास फुर्सत नहीं थी, उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। आज हम लोग आगे बढ़ करके कार्य कर रहे हैं। डबल इंजन क्या होता है ये यूपी में दिखता है। मोदी पावर से योगी की सरकार चलती है और योगी पावर से 80 सीटों की गारंटी मिलती है। राम जन्मभूमि में भगवान राम का भव्य मंदिर बनेगा तो उसके साथ ही मिर्जापुर में मां विंध्यवासिनी का धाम भी बनकर के तैयार हो जाएगा। धामों का विकास कैसे होना चाहिए, ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने दृष्टि भारत को दी है। एक तरफ काशी विश्वनाथ धाम, दूसरा उत्तराखंड में केदारनाथ धाम, मध्य प्रदेश में महाकाल का महालोक और अयोध्या में प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। जनवरी 2024 में प्रभु राम अपने मंदिर में विराजमान हो जाएंगे। हर भारत के लिए, हर भारतवासी के लिए गौरव का क्षण होगा। दूसरा एग्जाम्पल बंगाल का है। बीजेपी के खिलाफ गठबंधन ममता बनर्जी भी बनाना चाहती हैं, लेकिन अपनी शर्तों पर। तृणमूल की सीपीएम से दुश्मनी है, सीपीएम का कांग्रेस से अलायंस है। कांग्रेस को लेफ्ट के साथ रहना है, लेकिन बंगाल में ममता जरूरी है। बीजेपी से लड़ना है तो सबको हाथ मिलाना पड़ेगा, लेकिन ममता को किसी भी कीमत पर लेफ्ट से हाथ मिलाना मंजूर नहीं। बंगाल के पंचायत चुनावों में जमकर हिंसा हो रही है। पहले तृणमूल और बीजेपी के कार्यकर्ता भिड़ते थे, इस बार कांग्रेस और तृणमूल के कार्यकर्ता भिड़ रहे हैं। पंचायत चुनावों को फ्री एंड फेयर बनाने के लिए हाईकोर्ट ने सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस को तैनात करने का ऑर्डर दिया तो ममता सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है कि चुनाव कराना हिंसा का लाइसेंस नहीं हो सकता। महाराष्ट्र का केस थोड़ा अलग है। वहां महाविकास अघाड़ी के नाम से एक मजबूत गठबंधन मौजूद है। पवार की पार्टी, ठाकरे की पार्टी और राहुल की पार्टी के बीच सीटों के तालमेल का एक फार्मूला भी बना हुआ है। महाराष्ट्र की 48 सीटों का फार्मूला अभी अनाउंस नहीं हुआ, लेकिन हमें जो जानकारी मिली है वो फार्मूला 16-16-16 का हो सकता है। यानी 16 सीटों पर एनसीपी, 16 सीटों पर शिवसेना उद्धव ठाकरे और 16 सीटों पर कांग्रेस। अभी तो उद्धव ठाकरे मोदी का हव्वा दिखाकर राजनीति कर रहे हैं। ठाकरे की शिवसेना ने गद्दार दिवस मनाया, नाम एकनाथ शिंदे का लिया गया, निशाना नरेंद्र मोदी पर लगाया गया। 1 वर्ष होईल उद्या गद्दारीला। या एका वर्षामध्ये आपलं नाव त्यांनी चोरलं, पक्ष चोरला कागदावरती, असं काय ना वाटतंय? माझे वडील चोरायला निघाले होते, म्हणजे आज उद्धव ठाकरेला काय किंमत आहे? पण तरी अमित शहाला महाराष्ट्रात यावं लागतं आणि भाषणामध्ये सातत्याने उद्धव ठाकरेचा जास्त करावा लागतो। पिछले साल 20 जून को ही एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे से बगावत की थी और शिवसेना के विधायक मुंबई से सूरत और सूरत से गुवाहाटी पहुंच गए थे। संजय राउत ने यूएन जनरल सेक्रेटरी को चिट्ठी लिखकर 20 जून को अंतर्राष्ट्रीय गद्दार दिवस मनाने का अनुरोध किया है। फादर डे होता है, मदर डे होता है, वैलेंटाइन डे होता है, योगा डे होता है, लेकिन इस विश्व में इतने बेईमान लोग भी पैदा होते हैं। वो अपना समाज और राजनीति का एक हिस्सा भी है। तो उनको स्मरण करने के लिए पूरे विश्व को ये गद्दार हो गए थे या गद्दार है, तो वर्ल्ड ट्रेटर डे, अंतर्राष्ट्रीय बेईमान दिवस, अंतर्राष्ट्रीय गद्दार दिवस, ये मनाने की इजाज़त होनी चाहिए। विश्व के सबसे बड़ी गद्दारी आज के दिन महाराष्ट्र में हुई है, छत्रपति शिवाजी महाराज के महाराष्ट्र में। जिस तरह से एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में 40 लोगों ने बेईमानी की, गद्दारी की, वो इतिहास जो है पूरा काला चिट्ठा आपके सामने है। पॉलिटिक्स में सारा खेल परसेप्शन का है।
उद्धव ठाकरे की पॉलिटिक्स मोदी के बारे में लोगों का परसेप्शन बिगाड़ने की है, तो फडणवीस ठाकरे की शिवसेना के बारे में अलग परसेप्शन बनवा रहे हैं। शिंदे सरकार ने बीएमसी में घोटाले की जांच के लिए एसआईटी बनाई है, जिसका नेतृत्व मुंबई के पुलिस कमिश्नर करेंगे। बीएमसी में ठाकरे सेना का राज रहा। सीएजी की रिपोर्ट में 12,500 करोड़ के घोटाले की बात है। सीएजी रिपोर्ट के बाद एसआईटी का गठन हुआ है। एवढंच केवळ लक्षात ठेवा, सूर्याकडे थोबाड करून थुंकलं, थुंकी स्वतःच्या चेहऱ्यावर पडते, तसं मोदीजींकडे वर पाहून थुंकण्याचा प्रयत्न करू नका, तुमच्या चेहऱ्यावरती थुंकी पडते आहे। पण बंधू भगिनींनो, आता यांचा पर्दाफाश करायचं ठरलंय। आजच महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथराव शिंदेजींनी या ठिकाणी मुंबईच्या महानगरपालिकेमध्ये सीएजीच्या रिपोर्ट मध्ये आलाय 12,500 कोटी रुपयाचा घोटाळा त्या ठिकाणी शिवसेनेच्या उद्धवजींच्या नेतृत्वात झालाय। आजच एकनाथराव शिंदेनी त्याच्यावर एसआईटी तयार केली आहे। मुंबई से आपको लेकर चलते हैं तमिलनाडु के तिरुवरूर। स्टालिन ने अपने पिता और पूर्व मुख्यमंत्री करुणानिधि की जयंती के मौके पर प्रोग्राम किया तो उसमें तेजस्वी यादव पहुंचे। तिरुवरूर में कलेगनार कोट्टम का उद्घाटन नीतीश कुमार को करना था, लेकिन ऐन वक्त पर नीतीश कुमार की सियासी तबीयत बिगड़ गई। तमिलनाडु में बीजेपी अभी 0 पर है। सर्वे बताते हैं कि 24 में भी कोई चांस नहीं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।